हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सभी देखिए बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्ज़ाम आपका 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और देखिए 9 10th हो या 6 to 8 हो, जो एसएसटी है उसमें जो आपका सिविक्स पूछा जाता है। देखिए एनसीईआरटी में बेस्ट क्वेश्चन आया था आपका, जो टीआरई थर्ड हुआ था या टीआरई 2 बोलिए या 1 बोलिए, उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी 9th और 10th का एकदम इसका एकदम शॉर्ट निकाले हुए हैं, एकदम वीवीआई पॉइंट बोल सकते हैं उस चीज़ को। इसमें क्लास 9th और क्लास 10th समझे, दोनों का इसमें लिखे हुए हैं। और इसको अच्छा से देख लीजिएगा तो आपका 40 नंबर का जो पॉलिटी आता है, सिविक्स आएगा, उसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से रहेगा समझे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा समझे। इसमें 9th और 10th समझे, 9th और 10th का एनसीईआरटी के इसमें कवर किया गया, हम वीवीआई पॉइंट को लिखा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन है, एक बार देखिए कि याद भी हो जाएगा। लिखा है कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति माना जाता है। यानी इस दुनिया में, पूरा दुनिया में जो सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता है, मतलब शासन का सबसे अच्छा जो प्रणाली माना जाता है वो माना जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोगों का जहाँ शासन हो, लोगों का शासन, जहाँ पर जैसे कोई भी शासन अध्यक्ष हो उसकी नियुक्ति कौन करता हो, तो लोगों द्वारा किया जाए तो वह लोकतंत्र होता है। तो पूछेगा कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अच्छा डिफिनीशन लोकतंत्र का कौन दिए हुए हैं, तो वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम अब्राहम लिंकन था। और टीआरई में क्वेश्चन भी था कि अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की क्या परिभाषा है, तो वही लिखा हुआ है कि समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। लोकतंत्र या प्रजातंत्र इसी को बोलते हैं। ये दो प्रकार का होगा, आगे हम बताएंगे। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दोनों समझाएंगे क्या होता है। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का परिभाषा है कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। बहुत फेमस डिफिनीशन है। और टीआरई 1 में क्वेश्चन आया था कि अब्राहम लिंकन के अनुसार, मतलब दे दिया था स्टेटमेंट में, पूछा था कि किसके अनुसार डिफिनीशन है, समझ गए। तो लोकतंत्र का सबसे अच्छा डिफिनीशन जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन ने दिया था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। आगे है कि डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया शब्द से बना हुआ है, समझ गए। जो डेमोक्रेसी, इंग्लिश में लोकतंत्र को डेमोक्रेसी कहते हैं, यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है, जिसमें यूनान में डेमोस का अर्थ लोग होता है और क्रेसिया का अर्थ आपका शासन होता है। अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ लोगों का शासन, जहाँ लोगों की शासन हो। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यहाँ की वहाँ की जनता करती है। लोग मतलब वहाँ की जनता करती है। तो लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का जो चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होती है। यानी हम जिसको, जैसे हम लोग चुनते हैं, सांसद को चुनते हैं, विधायक को, राज्य स्तर पर हम विधायक के चुनते हैं, वही विधायक मिलकर मुख्यमंत्री की जो कार्यपालिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, वही कोई डिसीजन लेता है। वैसे ही हम केंद्र में जाते हैं तो हम लोग सांसद को चुनते हैं, फिर सांसद प्रधानमंत्री को चुनता है जो कार्यपालिका का प्रधान होता है। वही लिखा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। अब देखिए चीन का जो संसद को हम लोग क्वांगुओ रेमिन दाइबियो दाही कहते हैं, समझ गए। इसी को मतलब सिंपल भाषा में बोला जाता है राष्ट्रीय जन संसद। पूछ देगा कि चीन के संसद को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय जन संसद दे या पूरा नाम दे तो क्वांगुसियो रेमनिन दाइबियाओ दाउज है। अगला है कि चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष, जैसे भारत में भी 5 वर्ष के लिए होता है, अमेरिका में 4 वर्षों का राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है, समझे। तो संसद का वहाँ 5 साल पर चुनाव होता है और वो संसद क्या करता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। 1930 में आज़ाद होने के बाद
मैं पूछेगा मैक्सिको कब आज़ाद हुआ था, तो 1930 बोलिएगा, पूछ देगा, समझे। तो मैक्सिको 2030 के आज़ाद होने के बाद हर 6 साल बाद, यानी मैक्सिको में 6 साल बाद चुनाव होता है। देखिए यूरोप में आप क्या बोलते हैं, अमेरिका में 4 साल पर, भारत और चीन में 5 साल हो गया, मैक्सिको में आपका 6 साल हो गया। पूछेगा कितने साल बाद चुनाव होता है, तो 1930 में मैक्सिको आज़ाद होने के बाद हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन 2020 तक हर चुनाव में PRI यानी 2020 तक था, सॉरी 2000 तक, लेकिन 2000 तक मैक्सिको में एक ही पार्टी का सरकार बनता था, क्योंकि अच्छा उम्मीदवार नहीं था, जिसका नाम था PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को ही जीत मिलती थी, क्योंकि मैक्सिको को जनता को दूसरा विकल्प नहीं था। कैसे कहता है यहाँ भारत में कि अच्छा उम्मीदवार विपक्ष में नहीं है, इसका मतलब क्या है, तब मजबूरी में आप एक ही पार्टी को दीजिएगा। तो PRI जो पार्टी थी 2000 तक, वही जीतती थी, मतलब 1930 में क्या हुई, आज़ाद हुई, कौन, मैक्सिको। उसके बाद PRI पार्टी जो थी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो थी, उसी को जीत मिलती थी, क्योंकि अच्छा विकल्प नहीं था। आगे है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए। देखिए लोकतंत्र है तो ऑटोमेटिक वहाँ चुनाव होगा, सार्वभौमिक मताधिकार होगा, वहाँ सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। तो चुनाव जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, समझ गए। तो लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर मिले। मान लीजिए पक्ष और विपक्ष जो भी लोग हैं, समझे, या जो भी लोग चुनाव जीत रहे हैं, तो उनको जीत हार का बराबर का, ऐसा ना हो कि उसमें क्या हो कि मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये लिखा है कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होनी चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार का समान अवसर हो। इसके बाद है 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार। देखिए 3 गो देश है जहाँ औरतों को मतलब वोट देने का मतलब वैक्स मताधिकार वहाँ नहीं था। वैक्स मताधिकार होता है कि उस देश की सभी जनता को, लड़का हो, पुरुष हो, महिला हो, जो भी हो, एक निर्धारित एज है कि 18 साल बाद आप जब पंजीकृत है आप वोट दे सकते हैं, समझ गए। तो 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। पूछेगा कि कब तक, 15 तक। अब फिजी एक चुनाव प्रणाली है, वहाँ के मूलवासियों को वोट देने का महत्व भारतीय नागरिकों वोट से ज़्यादा है, यानी मूलवासी जो भारतीय उसको उतना नहीं है जितना। तो यहाँ भी वैक्स मताधिकार पूछे कौन, ऐसा 3 गो देश था, एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरब, जहाँ पर क्या है कि आपका वोट देने का मतलब अधिकार नहीं। तो ये लिखा है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूलवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। सऊदी अरब, फिजी और एस्टोनिया में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार नहीं है। सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार का मतलब होता है कि सभी लोग, उस देश के सभी लोग को वोट देने का समान अधिकार हो, तो उसे हम, ये वोट का वैल्यू 1 हो, समझे, तो वो सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार होता है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक के शासन से मुक्ति मिली, यानी जिम्बाब्वे जो थी उसको 1980 में अल्पसंख्यक जो गोरे थे उससे शासन से उनको क्या मिली, गोरा लिखा भी है कि जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक, पूछेगा कि किस देश को अल्पसंख्यक गोरों से शासन से मुक्ति मिली, तो 1980 में जिम्बाब्वे को मिला था, समझ गए। चीन में 1958 से 61 में अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह का अकाल था। जैसे बिहार में आपका 1934 में भूकंप बहुत तगड़ा आया था अकाल, वैसे ही 1968 से 58 से 61 तक बहुत तगड़ा चीन में अकाल पड़ा था। तो पहला चैप्टर खत्म हो गया। वैसे अब दूसरा चैप्टर है संविधान निर्माण, समझ गए। लिखा है कोई भी देश की जो शासन व्यवस्था होती है, चलाने के लिए एक नियम एवं कानून होता है, उसी को संविधान कहते हैं, समझ गए। तो कोई भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम या कानून होते हैं उसे संविधान कहते हैं। देश का जो सर्वोच्च कानून है, पूछेगा सर्वोच्च तो सबसे ऊपर कौन सा कानून है, देखते हैं। कोई विवाद होता है तो कौन करता है, तो संविधान से ही। तो पूछेगा कि भारत का, देश का सबसे बड़ा कानून कौन है या सर्वोच्च कानून कौन है, तो बोलिएगा संविधान है, समझ गए। भारत देश का पूछेगा विधायी सर्वोच्च मतलब कानून कौन बनाता है, तो विधायिका बनाता है, समझ गए, यानी संसद बनाता है, समझे। तो आपको जैसा पूछा जाएगा वैसा, तो सर्वोच्च कानून जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका संविधान हो जाएगा। गोरों के खिलाफ संघर्ष करने में नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका थे, खुद देखेंगे नेल्सन मंडेला कहाँ संबंधित थे,
तो दक्षिण अफ्रीका से थे। तो गोरों के खिलाफ संघर्ष करने में नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा था। समझ गए। तो लिखा है कि गोरों के खिलाफ संघर्ष करने में नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप, जैसे भारत में सबसे भयावह जेल काला पानी का सज़ा वहाँ पर है, अंडमान निकोबार, वहाँ माना जाता है कि सबसे खतरनाक जेल है वो, समझे। तो वैसे ही गोरों के खिलाफ संघर्ष करने में जो नेल्सन मंडेला थे उनको 28 वर्ष तक मतलब जेल में रखा गया था। 1964 में जेल में गए थे। समझ गए। रंगभेद नस्ली भेदभाव वहीं पर था, उसी कानून के खिलाफ तो नेल्सन मंडेला थे वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, और वो भी अश्वेत। अश्वेत मतलब क्या होता है कि जो गोरा नहीं हो। लिखा है रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी यूरोप के गोरे लोगों के द्वारा। यानी जो रंगभेद जो नस्ली भेदभाव था वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था अंग्रेज गोरों के द्वारा। नेल्सन मंडेला का पूछेगा आत्मकथा का नाम है, समझे। जैसे महात्मा गांधी का आत्मकथा का नाम है द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ प्रयोग। समझ गए। तो वैसे ही नेल्सन मंडेला का जो आत्मकथा का नाम है वो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। मतलब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब लंबा समय लग गया आज़ादी के लिए। समझ गए। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखे हुए इनका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। समझ गए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। पूछेगा कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो 1994 से 1999 तक बने हुए थे। समझ गए। तो कौन थे? नेल्सन मंडेला थे। समझ गए। देखिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इन्हें 1993 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। शांति होकर देश को आज़ाद कर लिए थे। इन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गोरे से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुषी देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसमें बहुत सारा 3 तरह के लोग रहते थे, 3 रंग के, इसलिए इसको इंद्रधनुषी देश कहते हैं। समझ गए। तो इसको याद रखिएगा कि इन्हें 1993 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। आगे है कि संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश के रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। यानी संविधान को हर लोग मानता है, यहाँ तक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी उसी के अनुसार वो काम करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च कानून है संविधान। तो संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। समझ गए। संविधान सर्वोच्च कानून है। पूछेगा कि सबसे सर्वोच्च कानून कौन है, तो संविधान है। समझ गए। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जिस देश के पास संविधान है जरूरी नहीं है वहाँ पर क्या हो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो। समझ गए। लेकिन यह तो जरूरी कन्फर्म है कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पर जरूर क्या होगा? संविधान होगा। समझ गए। तो वही लिखा है कि जिस देश में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। अब आते हैं इम्पोर्टेंस पॉइंट है, अब पूछ भी देता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछ देगा। तो इनका जो मेन पूछेगा कि बारदोली आंदोलन से संबंधित कौन थे, जब अंतरिम सरकार बन रहा था तो उसमें आपके गृह मंत्री कौन थे, समझे। तो ये सब पूछ देगा। तो देखिए लिखा है इम्पोर्टेंस पॉइंट, सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। 1875 में इनका जन्म हुआ था और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। समझ गए। देखिए लिखा है इनका जन्म गुजरात में हुआ था और अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे। समझ गए। तो पूछेगा गृह और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे, तो अंतरिम सरकार में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये बारदोली किसान सत्याग्रह, इसी में इनको सरदार की उपाधि मिली थी। पूछेगा किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, तो बारदोली किसान सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उसमें मिला था। समझ गए। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यानी जितना भी रियासत था, समझे, जितना भी रियासत अलग अलग में भारत बटा था उसको मिलाने में, समझे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। समझ गए। प्रथम उप प्रधानमंत्री, पूछेगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये पॉइंट सब याद रखिएगा। अगला है सरोजिनी नायडू के बारे में, जो 1879 में इनका जन्म हुआ था और 1949 में इनकी मृत्यु हो गई। समझ गए। जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। प्रथम महिला राज्यपाल थे। पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, मतलब भारत में कौन सबसे पहले राज्यपाल बनी थी महिला में, तो सरोजिनी नायडू बनी थी, यूपी में बनी थी। समझ गए। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता थी। आगे आते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए इनके बारे में याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में क्या बने थे,
की कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और सबसे लंबे समय तक भी मतलब 1940 से 45 तक रहे थे, समझ गए। 41 तो अबुल कलाम आज़ाद जो थे 46 तक, तो ये इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था, समझ गए। ये तो नहीं पूछा कब हुआ था। पहले केंद्रीय मंत्री में शिक्षा मंत्री थे, समझे। जब पहला केंद्रीय मंत्रिमंडल बना, समझे, उसमें क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस पूछेगा। कांग्रेस कौन सा व्यक्ति सबसे लंबा समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, समझ गए। अबुल कलाम आज़ाद, समझ गए। और सबसे कम उम्र में तो बोलिएगा तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। अब आते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहला वित्त मंत्री थे, समझे, वो टीटी कृष्ण मचारी थे। और ये जो टीटी कृष्ण मचारी थे, ये 7 सदस्यीय जो प्रारूप समिति था जिसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे, उसके भी सदस्य थे टीटी कृष्णाचारी, समझ गए। तो पहला पहला पूछेगा मंत्रिमंडल, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था, समझे, उसमें वित्त मंत्री पूछेगा आपका कौन थे, तो कृष्णाचारी थे, जो प्रारूप समिति में सदस्य भी थे। अब आते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। पूछेगा कि संविधान सभा के 9 दिसंबर 1946 को बने हुए थे, नवंबर में 11 को 9 को सच्चिदानंद सिन्हा थे, समझ गए। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, समझे, वो संविधान सभा का अध्यक्ष पूछेगा कौन था, तो राजेंद्र प्रसाद थे। 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक 1939 बॉम्बे, 1944 बॉम्बे, 39 त्रिपुरी और 47 में बने हुए 3 बार। और दादा भाई नौरोजी हो गया और जवाहरलाल नेहरू, ये भी 3 बार बने हुए, समझे। दादा भाई नौरोजी बने हुए 1886, 1893 और 1906। जवाहरलाल नेहरू बने हैं 37, 36, 37 और 29 में, समझ गए। इसको याद रखिएगा। तो दादा भाई राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष हो गए। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1934 में, 1939 में और 1947 में, समझ गए। दादा भाई नौरोजी 1986, 1993, 1886, 1893 और 1906। और जवाहरलाल नेहरू 29, 36 और 37। पहला पूछेगा गांव में संपन्न कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ था, अधिवेशन, वो फैजपुर में हुआ था। अब आगे लिखा हुआ है कि चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि के आधार पर ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था, समझे। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। अब देखिए, जयपाल सिंह क्या था, तो पूछेगा भारतीय हॉकी टीम का प्रथम कैप्टन कौन थे, तो जयपाल सिंह थे। ये आदिवासी महासभा के संस्थापक सदस्य भी थे। जयपाल सिंह मतलब आदिवासी महासभा के संस्थापक सदस्य थे और झारखंड पार्टी के भी संस्थापक थे, समझ गए। अब आता है एच.सी. मुखर्जी। पूछा भी क्वेश्चन है कि एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे, समझ गए। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष पूछेगा तो एच.सी. मुखर्जी, और बंगाल के ये राज्यपाल भी रहे थे, समझ गए। एच.सी. मुखर्जी बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। और बंगाल का प्रथम राज्यपाल पूछेगा तो आपका राजगोपालचारी हो जाएगा, समझ गए। इसको याद रखिएगा। अगला है दुर्गा भाई देशमुख, समझे, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक सदस्य थी, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की। अगला है संविधान सभा का जब चुनाव हो रहा है, तो उस समय सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार नहीं था। मतलब जब संविधान सभा में सदस्यों का, जब जनप्रतिनिधियों का जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय आपका व्यक्ति मताधिकार नहीं था, वो जनसंख्या के आधार पर किसी को चुन लिया जाता था। अगला है प्रारूप समिति 7 सदस्यीय थी, जिसके प्रमुख अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा में 114 दिनों पर, यानी 3 साल तक, 46 से लेकर 49 तक 114 दिनों तक बहस हुआ था, समझ गए, चर्चा हुई थी। तो संविधान सभा ने 114 दिनों यानी 3 वर्ष में चर्चा किए थे। बलदेव सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे। अब देखिए, कन्हैया लाल माणिक्यलाल जो मनी थे, समझे, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक राजगोपालचारी थे, समझे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे और ये 1951 में भारतीय जनसंघ का स्थापना भी किए हुए थे, 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब आते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत में कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत में कानून मंत्री पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर थे। और रिपब्लिक पार्टी ऑफ
इंडिया के संस्थापक थे। पूछेगा रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर थे, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। प्रस्तावना जो पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। समझ गए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन घुमा दिया कि प्रस्तावना पूछेगा तो कहाँ से, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा पूछे तो आपका ऑस्ट्रेलिया से। समझे। को संविधान का दर्शन कहते हैं, तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं, संविधान का दर्शन। क्योंकि प्रस्तावना कोई भी शुरू में लिखा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहते हैं, दर्शन, आत्मा सब एक ही नाम है। समझ गए। तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहते हैं। प्रस्तावना में पूछे कितने न्याय हैं, तो प्रस्तावना में 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। पूछेगा कि समानता में कितने न्याय हैं, तो 3 न्याय है। कौन कौन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता है। कौन 5 स्वतंत्रता है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने स्वतंत्रता है, तो विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, उपासना और विश्वास। धर्म हो गया, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 5 हो गया। फिर से रिपीट करते हैं। हो गया आपका विश्वास हो गया, उपासना हो गया, विचार हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, धर्म हो गया। 5 है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, आत्मसमर्पित और अधिनियमित बनाया था, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होती है। भारत एक गणराज्य देश बन गया। गणराज्य मतलब खुद से निर्णय ले सकता है। समझ गए। आगे है संविधान में समाजवादी का अर्थ क्या होता है, तो समाज में संप्रदाय सामूहिक रूप से पैदा होता है। मतलब समाज में जो संप्रदाय है और समाज में उसका बंटवारा समानता, यानी जो भी भारत का संप्रदाय है, समाज में जो भी चीज़ है उस पर सरकारी जो भी चीज़ है सभी लोगों का अधिकार है उस पर। समझ गए। तो समाजवादी का मतलब होता है समाज में संप्रदाय सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में इसका बंटवारा समानता के साथ होनी चाहिए। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न किसी राजा या बाहरी आदमी ने किया। यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा, जो यहीं के लोग थे। अप्रभुत्व संपन्न मतलब क्या होता है, तो लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। यानी कहने क्या लगेगा, प्रभुत्व संपन्न मतलब खुद से कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे। मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत का जो प्रमुख व्यक्ति है वो खुद से निर्णय ले सकता है, दूसरा व्यक्ति से निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। पथ निरपेक्ष या इसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी धर्म को अपना सकते हैं या उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो पथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। इसमें कोई धर्म आधिकारिक नहीं होता है, मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। गणराज्य का मतलब होता है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुई होता है। मतलब जैसे राष्ट्रपति को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, समझे, लेकिन वहाँ हम प्रतिनिधि को ही चुनते हैं, वो प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनता है। जैसे आपका लोकसभा का और राज्यसभा का जो है निर्वाचित सदस्य और विधायक जो चुनते हैं, वो लोग कौन चुनता है, हम ही लोग चुनते हैं। तो गणराज्य मतलब क्या हो गया कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति हो, न कि किसी वंश या राजा या खानदान का। अगला है लोकतंत्रात्मक मतलब तो सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियम के अनुरूप चलती है। नियम कैसे चुनाव पास होगा, ये सब नियम है जो संविधान में लिखा हुआ है। समझे। लोग अपने व्यक्ति मताधिकार के द्वारा अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, फिर वो जनप्रतिनिधि देश के जो शासन अध्यक्ष होता है उसको चुनता है। अगला है न्याय, नागरिकों के साथ उसकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समझे। अगला है स्वतंत्रता, तो नागरिकों कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को व्यक्त करें, किसको वोट देना है, इसके लिए वो स्वतंत्र है, कोई पाबंदी नहीं है। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, कि हम सभी एक आचरण के हैं करें जैसा कि हम एक परिवार के सदस्य हो। उसके बाद है समता, कानून के समक्ष सभी लोग क्या है, समान है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया था। समझे। प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। अब आते हैं संविधान संशोधन। तो देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था, देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था पूछेगा तो संसद होता है। समझे। क्वेश्चन पूछ देगा कि देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था कौन है, तो संसद है। देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला जो बदलाव है
समझे। वही संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान में जो बदलाव कौन कर सकता है, तो सिर्फ संसद कर सकता है। संसद में 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, वही लोग कर सकते हैं। किसी कानून दस्तावेज का जो प्रारंभिक रूप होता है वो आपका प्रस्तावना होता है। किसी कानून दस्तावेज का जो प्रारंभिक रूप है, समझे, वो क्या होता है, प्रस्तावना होता है। अगला है प्रस्तावना। संविधान का वो पहला कथन है जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से, नहीं, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या लिखे उसको बताया जाता है। अगला है मोतीलाल नेहरू 1928 में संविधान का निर्माण बताया, संविधान बनाया। उसका 1934 में भी एम.एन. राय ने संविधान सभा की मांग की थी। बी.आर. अम्बेडकर ये प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। ये सब क्वेश्चन है मिलान करने के लिए, तो मिला दिए हैं। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष हो गए। सरोजिनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। संप्रभु का मतलब होता है फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकारी लोगों के पास होता है अधिकार। गणराज्य का मतलब शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति हो। बंधुत्व का मतलब लोगों को आपस में परिवार की तरह रखना चाहिए। और धर्मनिरपेक्ष मतलब सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। मतलब चुनाव में यही ना होता है, 2 व्यक्ति खड़ा होते हैं। भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। भारत में 3 तरह के चुनाव होते हैं, जो पूछा जाता है VVI क्वेश्चन है। भारत में 3 तरह के चुनाव होते हैं। एक होता है आम चुनाव, समझ गए, लिखा है जनरल इलेक्शन जिसे बोलते हैं, कि यह चुनाव सामान्य चुनाव होता है जो निर्धारित समय के बाद यानी 5 साल बाद या जनप्रतिनिधियों के जो कार्यकाल होता है 5 साल खत्म होने के बाद होता है। इसे आम चुनाव, ये पूरे क्षेत्र में होता है। भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 ईस्वी में लोकसभा का हुआ था। अगला है मध्यवर्ती चुनाव। मध्यवर्ती चुनाव मिड टर्म इलेक्शन होता है। देखिए मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है कि जब सरकार जैसे बना और बहुमत भी हो गया और 1 साल बाद बहुमत खो गया, अब बहुमत बन ही नहीं रहा है, तो फिर उसके बाद पूरे क्षेत्र में फिर चुनाव होता है, उसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। तो यदि लोकसभा या विधानसभा अपना निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व ही किन्हीं विशेष परिस्थिति में भंग हो जाए या राष्ट्रपति शासन राज्य में लग जाए, तब पूरे निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए बहुमत नहीं होता है वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है कुछ, तो वहाँ पर मध्यवर्ती चुनाव होता है, इसे मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। ये पूरे क्षेत्र में होता है। मध्यवर्ती चुनाव पूरे क्षेत्र में होगा, यानी लोकसभा का होगा तो पूरे भारत में होगा। मान लीजिए कोई बिहार राज्य का है तो पूरे बिहार राज्य में होगा। उपचुनाव क्या होता है, अभी उपचुनाव कल परिणाम भी आया, समझे। उपचुनाव मान लीजिए कोई जो जनप्रतिनिधि है उनका मृत्यु हो गया है या वो छोड़ दिए या उन पर सजा, ये सब जो भी चीज़ हुआ, तो वहाँ पर जब चुनाव कोई विशेष क्षेत्र में होता है तो उसे उपचुनाव कहते हैं, बाई पोल इलेक्शन। यह चुनाव पूरे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होता है। यह चुनाव तब होता है जब कोई सदस्य की मृत्यु हो, त्यागपत्र दे दे, सदस्यता समाप्त हो जाए या प्रमोशन हो जाए, तो उसके सीट को भरने के लिए जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। 6 महीने के भीतर उसका चुनाव सीट भरा होना चाहिए। चुनाव की दृष्टि से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, समझ गए। तो चुनाव की दृष्टि से देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, समझ गए। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का, जैसे मान लीजिए कि आप राज्य स्तर पर देखिएगा तो निर्वाचन क्षेत्र में, जैसे आप देखिएगा हर जिला में 1 से अधिक आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है। राज्य से पिपरा हो गया, मधुबन हो गया, कल्याणपुर हो गया, समझे, आपका मोतिहारी हो गया, ढाका हो गया, तो ये सब राज्य स्तर का चुनाव। विधानसभा का ये सब निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा में आ गया तो पूर्वी चंपारण हो गया, समझे, आपका वाल्मीकि नगर हो गया, शिवहर हो गया, तो ये सब, तो उसमें एक हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। वार्ड में भी देख लीजिए, स्थानीय स्तर पर भी होता है, समझे। आप नगर पालिका में देख लीजिए। तो चुनाव की दृष्टि देश को अनेक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा यानी केंद्र के मतलब केंद्र सरकार, जब लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है और अधिकतम आपका 552 है, याद रखिएगा, समझे। हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। तो वही राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए विधानसभा को कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। हर क्षेत्र से चुने हुए प्रतिनिधि को विधायक कहते हैं, समझ गए। तो लोकसभा वाला तो सांसद, समझे। आगे है पंचायतों या नगर पालिका को भी कई वार्डों में विभाजित किया जाता है। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार है, समझे। या तो आप चुनाव लड़ सकते हैं या चुनाव वोट दे सकते हैं, समझिए। कुछ चुनाव क्षेत्र SC ST के लिए भी आरक्षित हो रहती है, जिसे SC ST ही वहाँ पर खड़ा हो सकते हैं।
2019 के आधार पर लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है। अगला है, बिहार पहला राज्य था जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया हुआ था। मतलब 50% है महिला के लिए आरक्षित है। 2006 में ये नियम लगा था पंचायती राज में। आगे है, लोकसभा में देखिए पूछेगा कि किस राज्य में लोकसभा कितना सीट है, तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है, 80 है। और TRE 2 में क्वेश्चन भी आया था 40 से अधिक वाले निर्वाचन क्षेत्र वाले को चुनिए होता है। यूपी हो गया 48 हो गया, महाराष्ट्र 42 हो गया, पश्चिम बंगाल समझे, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है। तो इसको याद रखिएगा कि लोकसभा में राज्य जो है समझे कहाँ पे कितना है, तो यूपी में आपका 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है। और केंद्र शासित प्रदेश में आइएगा तो दिल्ली में 7 है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में 5, बाद बाकी जितना भी आपका 6 बचता है वहाँ पर एक एक सब जगह लोकसभा क्षेत्र है, समझ गए। दिल्ली में 7 और आपका जम्मू कश्मीर में 5। अब आते हैं, लोकसभा में अधिकतम क्षमता 552 का है, जिसमें से अधिकतम 530 राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य आपका राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसके बाद है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। उसमें लोकसभा और विधानसभा में सीटों पर बढ़ नहीं सकता है, 2026 तक रोक लगा दी गई थी। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2 राष्ट्रपति सदस्य नियुक्त करते थे लोकसभा में, समझे, राष्ट्रपति एंग्लो इंडिया का उसको समाप्त कर दिया गया, समझे। राज्य विधानसभा में एंग्लो समुदाय के लिए आरक्षित सीट हटा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बात लिखा है कि वोट डालने के लिए जो आयु है वो 18 साल है, पंचायत चुनाव लड़ने की जो आयु है 21 साल है, ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की आयु है 18 साल, और लोकसभा या विधानसभा या प्रधानमंत्री का जो बनने की आयु है 25 साल, विधान परिषद राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल, राज्यपाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने का समय है, मतलब उसके 35 साल को ये तभी हो सकते हैं, समझे। तो याद रखिए, लोकसभा यानी वोट डालने का आयु है 18 साल, पंचायत चुनाव लड़ने की आयु है 21 साल, ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की आयु है 18 साल, लोकसभा या विधानसभा या प्रधानमंत्री 25 साल, विधान परिषद राज्यसभा का सदस्य 30 साल, राज्यपाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 साल। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, समझ गए। 1977 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ, समझ गए। और 1974 में आपका JP आंदोलन भी हुआ था, संपूर्ण क्रांति। आगे है, इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीना तक आपातकाल लागू कर दिया था, समझ गए। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीना का आपातकाल लागू कर दिया था। उस समय पूछेगा राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद थे, जो अनुच्छेद 352 का तहत आपातकाल लागू किया था, फखरुद्दीन अली अहमद थे। अब लिखा है कि वामपंथी दलों ने 1970 ईस्वी में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया था। आगे है कि 1983 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता NT रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान को नारा दिया था। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, गलती लिखा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करती है। एक बार नियुक्ति होने के बाद निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं रहता, वो स्वतंत्र हो जाता है। आगे है, चुनाव आयुक्त को न्यायपालिका के समान ही आज़ादी प्राप्त है। अब आचार संहिता, तो चुनाव के समय पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे कानून और दिशा निर्देश को आचार संहिता कहते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आदर्श आचार संहिता पहली बार वर्ष 1971 में जारी की गई थी, 5वीं लोकसभा चुनाव से पहले। यानी आदर्श आचार संहिता पहली बार 1971 में जारी की गई थी,
5वीं लोकसभा चुनाव से पहले। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो वही औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और तो राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, मेन वही होता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्ति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को, यानी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज के लिए दिया गया है। समझ गए। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना चाहिए। देखिए, आप प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक वो लोकसभा में उनका बहुमत है। जब बहुमत खत्म होता है तो क्या होता है कि उसका खत्म हो जाता है। उसके बाद है कि भारत सरकार ने 1979 प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी में सेकेंड पिछड़ी जाति आयोग गठित किया, जिसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने किया था, जिसके कारण इसे मंडल आयोग भी कहते हैं। तो मंडल आयोग 1979 में बना था, याद रखिएगा। पूछेगा मंडल आयोग कब बना था, तो 1979 में। जो सेकेंड पिछड़ी जाति आयोग गठित हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। समझ गए, जनता पार्टी से थे। उसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने किया था, इसी कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। बीपी मंडल का पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान की मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा दिया गया था। 1979 में आपका ये मंडल आयोग बना था। समझ गए। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी थी, मतलब 79 में बना और 80 में रिपोर्ट सौंपा गया। इन्होंने बताया कि सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना चाहिए। समझ गए, मतलब 27% आरक्षण का बात कहा गया। मंडल आयोग को लागू किया गया 1990 में, 13 अगस्त 1990 को लागू किया गया। बीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। समझ गया। मंडल आयोग को कब लागू किया गया, तो 1990 में। उस समय आपके प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, जनता पार्टी के। समझ गए। अब देखिए, मंडल आयोग लागू होते ही किसी ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, मंडल आयोग अवैध है, कह दिया कि मंडल आयोग अवैध है, और मुकदमा दायर कर दिया। सरकारी निर्णय में उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में होता है। मंडल आयोग पर जो मुकदमा हुआ था, इसे सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार नाम दिया था। समझे, मामला कहा जाता है इंदिरा सहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और 1992 ईस्वी में फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, वैध है। लेकिन इसमें कुछ संशोधन होगा कि लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसके मूल आदेशों में संशोधन करने कहा। उसने कहा कि पिछड़े हुए 8 लाख रुपया है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रीमी लेयर। समझे, तो जो लोग 8 लाख से ऊपर है उसे क्रीमी लेयर बोलते हैं, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। तो लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसके मूल आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि इसने कहा कि पिछड़े वर्गों की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। समझ गए। जो क्रीमी लेयर में आएंगे उनको नहीं। 8 लाख से ऊपर आपका संपत्ति है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। समझ गए। और जो लोग 8 लाख से कम है वो NCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। समझ गए। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक और परीक्षण मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया। अब आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार एवं नागरिकों के बीच विवाद को सुलझाता है। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट एक ऐसी संस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करवाने के एक निकाय के रूप में नौकरशाह या सिविल सर्वेंट होता है। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू, जो फैसला कर दिया तो उसको लागू करवाता है यहाँ के जो सचिव वगैरह होते हैं, नौकरशाह होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। यानी भारत में जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था है जो संसद कहते हैं, और राज्य पर है उसे विधानसभा कहते हैं। राज्य स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की जो सभा होती है उसे विधानसभा कहते हैं। हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। संसद विधायिका नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, या मौजूदा कानून को ख़त्म करके कोई नया कानून बना सकती है। अब आते हैं हम लोग, हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। एक को राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट का प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा करता है
जनता का प्रतिनिधि से पीपुल्स हाउस ऑफ पीपुल्स कहते हैं, यानी लोकसभा कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, लेकिन वो दोनों सदन मतलब जो है उसका सदस्य नहीं होता है। वही लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, लेकिन वह दोनों में से कोई भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होता है, यानी जब तक वो साइन नहीं करेगा तब तक वो लागू नहीं होगा। राज्यसभा को अपर हाउस तो वही लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। किसी भी समान कानून को पारित करने में दोनों सदनों की ज़रूरत होती है। यदि कोई पैसा से रिलेटेड होगा तो सिर्फ लोकसभा ही लागू कर सकता है, राज्यसभा उसको 14 दिन से रोक सकता है, और नहीं तो उसके बाद ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। तो किसी भी समान कानून को पारित करने में दोनों सदनों की ज़रूरत होती है। यदि अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, संयुक्त अधिवेशन का। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन 108 के अथी में बुलाया जाता है, 108 अनुच्छेद के तहत। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा के विचारों की प्राथमिकता दी जाती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है, लेकिन पारित करने में 14 दिन तक का देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा के अधिकार है कि वो उस सुझाव को माने या न माने। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, यानी लोकसभा जो है मंत्रिपरिषद को क्या करती है, नियंत्रित करती है। समझ गए? सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हो, यानी लोकसभा कि जब तक बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर रहता है। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे, यानी मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी है और लोकसभा में आधे से अधिक सदस्य कह दे कि नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, समझे, तो फिर क्या होगा कि प्रधानमंत्री के साथ जितना भी मंत्री है सबको क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। मतलब सबका क्या होगा, इस ख़त्म हो जाएगा। तो वही है कि अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री को पद छोड़ना होगा, क्योंकि यह अधिकार राज्यसभा को नहीं है। आगे है कि सरकार को आमतौर पर कार्यपालिका, देखिए संसद को आमतौर पर विधायिका कहा जाता है, सरकार को आमतौर पर कार्यपालिका कहा जाता है। तो सरकार को आमतौर पर कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका भी दो तरह का होती है, एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, या इसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। समझ गए? अब अस्थायी और राजनीतिक तो ये 5 साल के लिए चुना जाता है। अब मान लीजिए दूसरा होता है उसे अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक, जो IAS वगैरह बनते हैं, सचिव जो होते हैं, जैसे कैबिनेट सचिव ये सब जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। समझ गए? तो वही लिखा है कि राजनीतिक कार्यपालिका या अस्थायी कार्यपालिका, तो जनता द्वारा जो खास अवधि के लिए जो नेता सब चुनाता है, नेता के लिए जो निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, मतलब जो बड़े फैसले लेते हैं, इन्हीं के फैसला के आधार पर अस्थायी कार्यपालिका उसको लागू करवाता है। दूसरा अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक, जो लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है, उसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अब आगे लिखा है कि लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। ये लोग सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पद पर बने रहते हैं, यानी सरकार गिर गया ये भी अपना पद पर बना रहता है। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं, यानी राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर में ही काम करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका अस्थायी कार्यपालिका से ज़्यादा शिक्षित होते हैं, IAS सब रहते हैं, उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है, फिर भी निर्णय अस्थायी कार्यपालिका ही लेती है, यानी जो राजनीतिक है वही लेती है अस्थायी, क्योंकि ये लोग जनता द्वारा चुने होते हैं, जनता के प्रति ये जिम्मेदार होते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र में जनता सोपरी है। भारत देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। भारत में प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, यहाँ अप्रत्यक्ष होता है, सांसद चुनते हैं। समझ गए? सांसद। अब देखिए सहकारी आयोग जो 1988 में और पंछी आयोग 1910 में केंद्र राज्यों से संबंधित आयोग है। समझ गए? तो पंछी आयोग है जो 10 में आया था, और सहकारी आयोग जो था वो केंद्र राज्यों से संबंधित आयोग है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। लेकिन उसमें वो नियम है कि जब कोई बहुमत नहीं हो तो किसी को कर सकता है, लेकिन 1 महीना में उसको बताना होगा कि बहुमत हासिल करना होगा। लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही
प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, इसका कोई तय नहीं, लेकिन माना जाता है 5 साल एक निश्चित अवधि। लेकिन जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री रहता है। वह अपने पद पर बना रह सकता है जब तक पार्टी या गठबंधन का नेता हो। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन नियुक्ति के 1 महीना के अंदर उसको बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। लेकिन नियुक्ति के 1 महीने के भीतर लोकसभा में विश्वास मत पारित किया जाना चाहिए। जैसे 1979 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। समझ गए। आगे है 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। यदि वह मान लीजिए किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया 1 महीने के अंदर में, तो उसको लोकसभा में बहुमत हासिल करना है। अब मान लीजिए वह व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीना के अंदर अपना सदस्य भी क्या करना होगा, सदस्यता भी लेना होगा लोकसभा या राज्यसभा का। अब है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री अमूमन उस पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, मतलब प्रधानमंत्रियों के चयन वे बशर्ते वे संसद का क्या हो, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। नहीं है तो फिर 6 महीना तक उसको सदस्य हासिल करना होगा। तब प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होते हैं, किसी को बना सकते हैं बशर्ते वो संसद का क्या हो, सदस्य हो। नहीं भी है तो बना सकता है, लेकिन 6 महीना में उसको क्या करना होगा कि अपना सदस्यता लेना होगा लोकसभा या राज्यसभा में। लेकिन कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। अर्थात यह जरूरी नहीं है कि मंत्री बनते समय संसद का वो सदस्य हो। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिससे सारे मंत्री होते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। मंत्रिपरिषद 3 प्रकार का होता है, समझ गए। एक में आता है कैबिनेट मंत्री, ये प्रमुख मंत्रालय के प्रभावी मंत्री होते हैं और ये कैबिनेट में भाग लेते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री। उसके बाद है राज्य मंत्री, अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री से जुड़े होते हैं, उनके अंडर में काम करते हैं। एक होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, समझे। ते अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं, ये आमंत्रित किए जाते हैं तभी कैबिनेट में भाग लेते हैं। अब देखिए हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, यानी IAS रैंक का सचिव, जो कैबिनेट सचिव होता है हर, जैसे बिहार में देख लीजिए शिक्षा मंत्री हो गया, तो शिक्षा विभाग में क्या है, कैबिनेट मंत्री है, समझे, जो सिद्धार्थ है। तो हर मंत्रालय में सचिव होता है जो नौकरशाह IAS सिविल सर्वेंट होता है। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और विभाग के विवाद के मामले में प्रधानमंत्री का अंतिम निर्णय माना जाता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद से इस्तीफा या छोड़ेगा तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, यानी प्रधानमंत्री जैसे छोड़ दिया तो पूरा वो खत्म हो जाता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है। जो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति, इस कैबिनेट के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। जो प्रधानमंत्री, जैसे इंदिरा गांधी थी, एकाएक डिसीजन लेती थी, मोदी जी हुए जो भी है, लेकिन कोई गठबंधन का प्रधानमंत्री होता है, एक निर्णय अच्छा से नहीं ले पाता है। वही लिखा है किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। जैसे इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली थी। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकते, अर्थात इनका अधिकार कुछ हद तक सीमित है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है तो राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारी अधिक होता है, मतलब सजा सवर जैसे। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य का चुनाव करते हैं। आगे सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले भी उन्हीं के नाम पर होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, दूसरे देशों के राजदूत, ये सब कौन करते हैं? तो ये सब राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर भी राष्ट्रपति होता है। लेकिन राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करता है।
समझे। आगे है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को पुनः विचार के लिए कह सकती है, लेकिन दूसरा बार मिलने पर उसे बाध्य होना पड़ता है। कोई बोल दी इसको नियुक्त करना है। अगला है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनती है। कोई विधेयक है, बिल है, जब उस पर साइन हो जाएगा राष्ट्रपति तब वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से एक ही चीज़ करवाता है, जब लोकसभा में किसी को बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। मतलब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से एक ही चीज़ करता है कि जब लोकसभा में किसी को, मतलब अपने विवेक से, स्वविवेक से, जब बहुमत नहीं है लोकसभा तो अपने स्वविवेक से क्या कर सकता है कि प्रधानमंत्री नहीं, तो बाद बाकी किसी न किसी के सलाह पर नहीं करता है। समझे। दूसरे में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता है। मतलब दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति क्या है, औपचारिक, मतलब फॉर्मेलिटी सुनते हैं ना, वो शासन अध्यक्ष नहीं होता। लेकिन कोई कोई देश में क्या होता है कि राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। जैसे आप अमेरिका को देख लीजिए तो वही लिखा है कि दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी है और सरकार का मुखिया भी है। जैसे आप अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति, वहाँ पर प्रधानमंत्री पद नहीं होता है। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष वोट से होता है और राष्ट्रपति ही अपने मंत्रियों का चुनाव एवं नियुक्ति करता है। अमेरिका में कानून बनाने का काम विधायिका, जिसे कांग्रेस कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसी कानून को वीटो के अधिकार से रोक भी, मतलब कांग्रेस करती है, मंत्री सभा होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको रोक भी सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। भारत का शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है, क्योंकि यहाँ संसद ही सर्वोच्च है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं, और न्यायपालिका जो भारत का एकीकृत और क्या है, आपका स्वतंत्र है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थायी स्तर पर के न्यायालय होते हैं। भारत की न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश के सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यानी दीवानी होता है जिसमें मारपीट, जमीन जाता वाला इस समय होता है, और दीवानी होता है। फौजदारी क्या होता है, जिसमें FIR दर्ज होता है, समझ गए। फौजदारी में मारपीट, ये सब बलात्कार, ये सब हुआ, लूटमार, ये सब हुआ। न्यायपालिका का स्वतंत्रता का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे पर नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चुनते हैं। यानी व्यवहारिक रूप से जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चुनते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है। आते हैं, एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। इसे महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं, यानी दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से, जैसे भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है वैसे ही, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत की न्यायपालिका दुनिया के सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अर्थात अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान की मूलभूत सिद्धांतों को नहीं बदल सकती है, यानी आप उसको नहीं बदल सकते हैं। आप भारतीय न्यायपालिका के अधिकार एवं स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकार के रक्षक रूप में काम करती है। अब आते हैं लोकतांत्रिक अधिकार। लिखा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1961, मतलब एमनेस्टी इंटरनेशनल को बुझेगा स्थापना कब हुआ है, तो बोलिएगा 1961 में। इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। यह दुनिया भर में मानव अधिकार के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट जारी करती है। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मानव अधिकार पर काम करती है। 1961 में इसे बनाया गया था, समझे। और इसका मुख्यालय आपका लंदन ब्रिटेन में है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। सऊदी अरब में देश में एक वंश का शासन चलता था और राजा या शाह को चुनने का बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। शाही विधायिका और कार्यपालिका लोगों का चुनाव करते, यानी शाह लोग ही जो थे, एक वंश था
जजों की नियुक्ति भी सऊदी अरब में शाह करते थे और जज के फैसले को भी वो पलट देते थे। यानी सऊदी अरब जो देश था, अभी 15 में उसको वोट देने 15 के बाद वोट देने का अधिकार महिला को मिला। तो सऊदी अरब में देश में एक वंश का शासन चलता था और राजा या शाह को चुनने या बदलने में लोगों की कोई भूमिका नहीं होती थी, समझ गए। और शाह ही विधायिका और कार्यपालिका लोगों का चुनाव करता था। जजों की नियुक्ति भी सऊदी अरब में शाह करते थे और जज के फैसले को पलटते थे। सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद है, समझिए, और मुद्रा रियाल है, समझ गए। मतलब सऊदी अरब का रियाल क्या है, मुद्रा है, और रियाद क्या है, वहाँ की राजधानी है। वे लोग कोई राजनीतिक दल या संगठन नहीं बना सकते थे। मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई खबर नहीं दे सकती थी। यहाँ पर कोई धार्मिक आज़ादी नहीं था, सिर्फ मुसलमान ही यहाँ के नागरिक हो सकते हैं। यहाँ रहने वाले दूसरे धर्मों के लोग घर के अंदर ही अपने धर्मों के अनुसार पूजा पाठ करते थे। उनके सार्वजनिक या धार्मिक अनुष्ठान पर रोक था सऊदी अरब में। मर्दों को जल्दी ही स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए मताधिकार मिलने वाला है, जबकि औरतों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। भारत में 1984 में सिख दंगे और 2002 में गुजरात दंगा हुआ था। भारत में 1984 में सिख दंगा और 2002 में गुजरात दंगा हुआ था। अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज, अपनी सरकार से दावा है। अर्थात अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिस समाज में स्वीकृत और अदालत द्वारा मान्यता मिलती है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन के अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। यानी अधिकार जो है वो बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान में जो नागरिकों के लिए जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान से देखिए, मूल मतलब जब संविधान बना संपत्ति का अधिकार भी था तो 7 था, लेकिन वर्तमान समय में 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब देखिए, समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का है, 19 से 22 है। शोषण का है तो आपका 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता है, 25 से 28 है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है वो आपका 29-30 है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अगर मौलिक अधिकार का हनन का मामला हो तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान के आत्मा के या हृदय कहा था। अगर मामला सार्वजनिक या सामाजिक हितों का हो तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकारों को उल्लंघन को लेकर कोई व्यक्ति अदालत में जा सकता है और ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाए, यानी PIL जिसे बोलते हैं। अगर मामला सार्वजनिक हो, मतलब सार्वजनिक हो या सामाजिक हितों पर हो, मान लीजिए किसी के साथ मारपीट हो रहा है, गलत कर रहा है, तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई व्यक्ति मतलब अदालत जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, समझे। और जनहित याचिका मामला उठा सकता है। जनहित याचिका में कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है, समझ गए। ऐसे मामला जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाया जा सकता है। अगर न्यायाधीश को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले के विचार के लिए स्वीकार कर सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग था, समझ गए। ये किसी के अंदर में काम नहीं करता था, वैधानिक या संवैधानिक निकाय था। यह आयोग न्यायपालिका की तरह सरकार से स्वतंत्र होती है। इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसके सेवानिवृत्त जज अधिकारी ही की मतलब नियुक्ति होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग खुद किसी भी को सज़ा नहीं दे सकती है, जिम्मेदारी अदालतों की होती है। वो सिर्फ बताया गया गलती किया है। आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 4 सदस्य एवं 1 अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में हम नागरिकों और उसके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं कर सकते हैं, उनकी चिट्ठी पर्ची खोलकर पढ़ नहीं सकते। यानी अनुच्छेद 21 में जो निजता का अधिकार है उसके तहत किसी का मोबाइल हम यूज नहीं कर सकते हैं। समन क्या होता है, तो अदालत द्वारा जारी एक आदेश है जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। रीट क्या होता है, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश। अब 9th का ख़त्म हो गया, अब हम लोग 10th में आते हैं।
चलिए अब 10th में हम लोग आते हैं। 9th का ख़त्म हो गया। क्लास 10th पॉलिटी 10th का है कि बेल्जियम यूरोप का पूछेगा, बेल्जियम किस महादेश में पड़ता है, तो बोलिएगा यूरोप में। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम की राजधानी बुलेस है, बुसेल्स है, समझ गए। यहाँ पर फ्रेंच 80% बोलता है, 20% डच बोलता है, याद रखिएगा। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय मतलब जो वह स्थल वाला जमीन जिस चारों ओर पानी हो उसे द्वीपीय बोला जाता है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित है। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है बुरलेस है। सत्ता का सरदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा होती है, यानी सत्ता का सरदारी दो मिलकर नहीं सरकार बनाता है, तो सत्ता का सरदारी हुआ। अगला है युक्तिपरक। हानि लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर किया गया फैसला युक्तिपरक फैसले होते हैं। युक्तिपरक फैसले पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसले हैं, इसके उलट होते हैं। नैतिकता पर आधारित फैसले से क्या उलट होता है, इसमें सही गलत नहीं देखा जाता, इसमें फ़ायदा सिर्फ देखा जाता है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, जिसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, समझ गए। यानी क्षैतिज मतलब क्या होता है, तो क्षैतिज मतलब बराबर में, समझ गए। और जो आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, ये आपका ऊर्ध्वाधर होता है, समझ गए। तो याद रखिएगा। तो शासन के जो विभिन्न अंग हैं जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो बंटवारा रहता है उसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है, पर यह संसद यानी विधायिका के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यकल्पा और विधायिका पर बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। इसकी व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, यानी एक नियंत्रण करता है, एक संतुलन करता है। आगे है कि उच्चतर केंद्र सरकार और निम्नतर स्थानीय, उच्चतर यानी केंद्र सरकार और निम्नतर स्तर स्थानीय स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, समझ गए, इसको याद रखिए। विभिन्न पार्टियों को सत्ता के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा रहती है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिस्पर्धा ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं है। मतलब एक बार उसका सरकार बनेगा, एक बार इसका सरकार। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा अधिकारों का वितरण है, समझ गए। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है वो अधिकारों का वितरण है। विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच अधिकारों का वितरण संघीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्तर। मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका में जो वितरण होता है अधिकारों का वितरण है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा सामुदायिक सरकार, मतलब विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो सत्ता का सरदारी होता है, समझे, वो सामुदायिक सरकार उसे कहते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का सामुदायिक सरकार। दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की सरदारी को गठबंधन की सरकार कहते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है एवं संघीय, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, मतलब विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की सरदारी। अब आते हैं चैप्टर 2 संघवाद। शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा को ही समान भाषा में संघवाद कहते हैं, समझ गए। नहीं, शासन के विभिन्न स्तरों के बीच जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, समान भाषा में संघवाद कहते हैं। भारत के संघवाद के 3 स्तर है। फर्स्ट स्तर केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और थर्ड स्तर स्थानीय स्तर पंचायती राज और नगर पालिका है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में सिर्फ एक ही स्तर होता है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार होते हैं। जैसे श्रीलंका के एकात्मक शासन व्यवस्था में एक स्तर होते हैं, जबकि संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश देती है, पर संघीय सरकार में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और कुछ खास करने के आदेश नहीं दे सकती है। इसमें हर सरकार के अधिकार संविधान में वर्णित है।
विभिन्न स्तरों के सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका में होती है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीके से गठित होते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना, समझे, मतलब स्वतंत्र राष्ट्र या प्रांत को, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सब है कि जहाँ पर दो तरीके से गठित होता है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ एक बड़ी इकाई में गठित होना। इस तरह के शासन व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और दूसरा है बड़े देश जहां अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच सतह से भारत, बेल्जियम और स्पेन हो गया। दो तरह से बनता है। इस व्यवस्था में राज्यों के अपेक्षा होगा बक्स लिखा हुआ है, केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर हुआ करती है। इसमें मतलब जो होगा ना, इसमें बराबर सब होता है, समान अधिकार होता है। इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी राज्य को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। मूल संविधान में दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, संघ सरकार या केंद्र सरकार राज्य। लेकिन केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना होता है और राज्य सरकार को अपने राज्य स्तर पर। बाद में पंचायती और नगर पालिका के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया 1992 में। त्रिस्तरीय शासन यानी स्थानीय, पंचायती राज और नगर पालिका को संघीय शासन प्रणाली 1952 में जोड़ा गया। पंचायती व्यवस्था 73वां पंचायत हो गया। अनुसूची 11 29 भाग, इसमें 18। और नगर पालिका में 1992 में अनुसूची 12वां 18 भाग। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति 1957 में हुई थी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापित करने की सिफारिश की। गाँव में ग्राम पंचायत मुखिया प्रधान, प्रखंड में पंचायत समिति प्रमुख प्रधान और जिला में जिला परिषद जिस चेयरमैन। अब आते हैं बलवंत मेहता समिति के सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद 1958 में मंजूरी दे दी थी। पहला पंचायती राज स्थापित राजस्थान त्रिस्तरीय हुआ, नागौर जिला, और दूसरा आंध्र प्रदेश था। 2 अक्टूबर 1959 में बना था पहला राज्य। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। जनता पार्टी सरकार ने इसे पंचायती राज के 2 स्तरीय दिए, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 सूची में बांटा गया है। संघ सूची में आपका कौन कौन आता है, तो प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामला हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, मुद्रा हो गया, रेलवे हो गया, रक्षा हो गया। ये सब अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। पूरे देश के लिए एक तरह के नीति की जरूरत की चीज़ को संघ सूची में शामिल किया गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया और सिंचाई हो गया जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया। राज्य सूची पर वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना। समवर्ती सूची जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया, मजदूर संघ हो गया, विवाह हो गया, गोद लेना हो गया और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार की साझी कानून बनती है। शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में समवर्ती सूची में जोड़ा गया। पहले ये राज्य सूची में था, लेकिन जब विवाद होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून की मान्य होता है। अनुच्छेद 371 के तहत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को विशेष दर्जा प्राप्त है। अविशिष्ट शक्ति, जो शक्ति को तीनों सूची में नहीं लिया गया है, पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, परमाणु आदि। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद द्वारा इस व्यवस्था में बदलाव के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूर करना होता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, 3 को 2000 में बना राज्य, समझे। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना, 16 नवंबर को झारखंड बना और एक आपका बना उत्तराखंड 9 नवंबर को। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने के हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और
अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकार को हर कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। पोखरण राजस्थान में पड़ता है और यहाँ भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, समझे। झारखंड 15 नवंबर को 2000 में बना। नागालैंड उत्तराखंड 9 नवंबर को बना। राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ है बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीय एथनिसिटी के आधार पर हुआ है। हमारे संविधान में कोई भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी एक राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है। संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान समय में 22 भाषा दिया गया। भाग 17 भी भाषा के संबंधित, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा से संबंधित है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार 22 भाषाओं में से एक भी भाषा की परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार उसको विकल्प के रूप में चुना हो। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं होती है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होती है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा की तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग के कारण हमेशा के लिए अंग्रेजी को सह राजभाषा का दर्जा दिया गया। 1990 के बाद देश में अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत की, अर्थात किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी, जिससे सत्ता में सरदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। हिंदी 43% लोग बोलते हैं, बंगाली 8%, मराठी 6%, तेलुगु 6%, तमिल 5% लोग बोलते हैं। भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी ये सब हिंदी भाषा की बोली है। 2011 के जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई है। इनमें से 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, इसलिए इसे अनुसूचित भाषा कहते हैं। 8वीं अनुसूची में जिस भाषा को नहीं रखा गया है उसे गैर अनुसूचित भाषा कहते हैं। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है। अब देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना हुआ था। गठन का निर्माण किया गया और इसको लागू किया गया 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था। इसके अध्यक्ष फैजल अली थे और 2 और सदस्य KM पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। इनका बनाने का उद्देश्य था भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए कि नहीं। अपना रिपोर्ट 1955 में छापे, लेकिन जिसमें इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को मतलब ये बताए थे, लेकिन लागू हुआ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। राज्य पुनर्गठन कानून 1956 में बना, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल बोले थे। 13 राज्य, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर 1953 में बना था। मद्रास, चेन्नई से अलग पोटी श्री रामुलु की मृत्यु भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के भूख हड़ताल के 58 दिन कारण हुआ, जिसके बाद 1953 में बना दिया। मतलब 52 में मृत्यु हो गई और 53 में आंध्र प्रदेश को भाषा का आधार बना दिया गया। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर हो गया। आंध्र प्रदेश को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 में बनाया गया पहला राज्य था। मतलब आंध्र प्रदेश को राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 में बनाया गया पहला राज्य था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को 53 में बनाया गया था। प्रांत राज्य को कहते हैं। संघीय सरकार 2 या से अधिक स्तरों वाली सरकार होती है। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से भी बड़ा है। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। भारत में संघीय यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता की सरदारी 3 स्तर होते हैं। भारत के संघीय सत्ता का सरदारी यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, स्थानीय स्तर पर 2 हुआ। अब आगे, भारत के संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर के सरकार को स्थानीय स्तर की सरकार कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण।
जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता का विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दे और समस्या का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। स्थानीय सरकार की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। 1952 से पहले सभी राज्यों में गांव स्तर पर गांव पंचायत और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका की स्थापना की गई, पर इसे राज्य सरकार को सीधे नियंत्रण में रखा गया था, जिससे स्थानीय सरकार के लिए कोई नियमित चुनाव भी नहीं होता था, न ही इसके पास कोई अधिकार न ही संसाधन। लेकिन 1952 के बाद सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण हुआ, जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कर नगर पालिका को जोड़ा गया। इससे अब स्थानीय निकाय के नियमित रूप से चुनाव करवाना संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्थानीय निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी को पदों में SC, ST, OBC के लिए सीट आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार में 50% पंचायती राज में प्रखंड को मंडल कहते हैं। हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों को कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना होता है। ग्राम सभा के सदस्य गांव के सभी मतदाता होते हैं। ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उनके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। देखिए, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। संघीय सरकार में 2 या अधिक स्तर की सरकार होती है। एकात्मक सरकार में एक ही स्तर की सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में प्रत्येक सरकार के अपने अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। एकात्मक शासन में केंद्र सरकार ही सर्वोच्च होती है। जैसे भारत अमेरिका हो गया, यहाँ पर संघीय है, और श्रीलंका ब्रिटेन हो गया, एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक प्रणाली एक छोटे देश के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। एकात्मक प्रणाली में एक राज्य और एक सरकार होती है और इसमें स्थानीय निकाय केंद्र सरकार से अपनी शक्ति और स्वायत्तता प्राप्त करता है। अब संघीय सूची में रक्षा है, बैंकिंग है, संचार है। राज्य सूची में है पुलिस है, कृषि है, व्यापार है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, वन है, विवाह है। राज्य सूची, राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघ सूची, केंद्र राज्य समवर्ती सूची, केंद्र सरकार अवशिष्ट सूची पर बनाती है। भारतीय संघ प्रधानमंत्री, राज्य राज्यपाल, नगर निगम मेयर, ग्राम पंचायत सरपंच, ऐसे संबंधित है। अब आते हैं चैप्टर 3, लोकतंत्र और विविधता। लिखा है कि एफ्रो अमेरिकन, अश्वेत अमेरिकी या अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशज के लिए प्रयुक्त होता था, एफ्रो अमेरिकन, जिन्हें 7वीं शताब्दी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनकर लाया गया था। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित है। समान तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे वंश में नहीं है। हम सिर्फ उस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय में हुआ है। सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर होते हैं। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं। हम लोग पढ़ाई के विषय, पेशे, खेल या सांस्कृतिक गतिविधियों का चुनाव अपनी पसंद से करते हैं। ये सब जन्म पर आधारित नहीं है। आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश है। आयरलैंड और नीदरलैंड, इंग्लैंड लैंड वाला देश बहुल ईसाई बहुल देश। समरूप समाज ऐसा एक समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक और जातीय विविधता ज़्यादा गहरी नहीं हो, उसे हम लोग समरूप समाज कहते हैं। ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट देश है। अब आते हैं चैप्टर 4 में जाति, लिंग, जाति, धर्म और लैंगिक मसले की। लिंग, जाति और धर्म पर सामाजिक विषमताएं देखने को मिलती है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं बल्कि उन दोनों के प्रचलित रूढ़िवादिता और सामाजिक भूमिका है। श्रम का लैंगिक विभाजन, काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरत करती है या अपनी देख रेख में घरेलू नौकरानियाँ करती है। लड़कियों के अधिकार के लिए जो आंदोलन चलाया जाता है उसे आंदोलन को नारीवादी आंदोलन का। दुनिया में कुछ हिस्से जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊंचा है। पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन होता है। इसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा शक्ति देने वाला व्यवस्था है। महिलाओं की साक्षरता का दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुष का 76%। भारत के स्थानीय सरकारें यानी पंचायतों और नगर पालिका में
1/3 पद महिलाओं को आरक्षित है। पारिवारिक कानून, विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी जैसे परिवार से जुड़े मामले से संबंधित कानून पारिवारिक कानून होता है। हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, इंग्लैंड में ईसाई धर्म का दर्जा है। इसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और परियार रामास्वामी नायडू जैसे समाज सूचकों ने भी जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था का बात कही है। जब लोग किसी पार्टी विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक जब लोग किसी पार्टी विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका यह होता है कि उस पार्टी के ज़्यादा लोग उसकी पार्टी को वोट देंगे। अधिकारों और अवसरों के मामले में भी स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष। आते हैं चैप्टर 5 की 7 पार्टी अलायंस यानी सप्तदलीय गठबंधन नेपाल में बनाया गया था। बोलिविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष चलाया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलिविया ने जो आंदोलन चलाया उसकी अगुवाई फेडेकोड ने किया था, जो एक दबाव समूह थे। फेडेकोड सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। जब लोग संगठन बनाकर अपने हित और अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट होने का फैसला करते हैं तो ऐसे संगठन को दबाव समूह कहते हैं। जैसे दबाव समूह सीधे राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित या साझा करने का लक्ष्य नहीं रहता है, जबकि राजनीतिक दल सरकार के ऊपर नियंत्रण रखना चाहता है। यानी दबाव समूह जो होता है वो सीधे राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित या साझा करने का लक्ष्य नहीं होता है, जबकि राजनीतिक दल जो होते हैं सरकार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते हैं, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहता है। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा पद के लोग समान उद्देश्य को पाने के लिए एकजुट होते हैं। राजनीतिक दल के निर्माण के लिए लोगों की राजनीतिक विचारधारा समान होनी चाहिए। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन वर्ग विशेष हित समूह। जन सम्मान के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन जन सम्मान लोक कल्याणी हित समूह। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठित संरचना को भी नहीं सकती है या नहीं तो वो आंदोलन होता है। अब आते हैं ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबद्ध करता है तो वो राजनीतिक दल होता है। दबाव समूह खाद्य विक्रेताओं का समूह। लंबी अवधि तक चला गया आंदोलन, महिला आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित नर्मदा बचाओ आंदोलन, राजनीतिक दल और समगण परिषद। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 6 में, इसका नाम है राजनीतिक दल। लिखा है ये राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने और सरकार के सामूहिक हित को ध्यान में रखती है। राजनीतिक दल 3 प्रमुख हिस्से हैं। नेता उसमें होता है, सक्रिय सदस्य होते हैं, अनुयायी या समर्थक होते हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य शर्त है। भारत में चुनाव आयोग में पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज़्यादा है। दलीय प्रणाली को किसी भी देश की सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाला व्यवस्था है। जिस देश में सिर्फ एक ही दल हो सरकार बनाने और चलाने की अनुमति तो उसे एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया, ये सब। जिस देश में सिर्फ 2 ही राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का चलाने की अनुमति होती है उसे 2/3 शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे USA हो गया, एक गणराज्य पार्टी हो गया, रिपब्लिक पार्टी, और एक हो गया लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक पार्टी। जमैका हो गया माल्टा। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। जिस दल में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल को सरकार बनाने चलाने की अनुमति दी है तो ऐसे दलों को बहुदलीय शासन पद्धति के, जैसे भारत हो गया। जब एक बहुदलीय प्रणाली में कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से हाथ मिलाते हैं तो उसे गठबंधन या मोर्चा का सरकार कहते हैं। बहुदलीय शासन पद्धति में कई दल गठबंधन बनाकर भी सरकार बना सकती है। चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है। चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है। चीन
में लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है, पर वहाँ सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है। विश्व के संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्य तक वाले लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय पार्टी, जो पार्टी पूरे देश में फैले होते हैं उसे राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाई होती है। देश में हर पार्टी को सर्वोच्च न्यायालय में अपना पंजीकरण करवाना पड़ा। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध वोटों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत जाता है, उसे अपने राज्य के राजनीतिक दलों के रूप में मान्यता मिलती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में परिकुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में परिकुल वैध वोटों का 6% हासिल करता है तो लोकतंत्र के चुनाव में कम से कम 4 सीट दर्ज होता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। यानी कहने का मतलब हुआ कि कम से कम तो आपको कुल वैध वोटों का चाहिए, आपका 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में परिकुल वैध वोटों का 6% हासिल होना चाहिए, 4%। पहला आम चुनाव 1952 के समय 14 राष्ट्रीय दल थे। भारत की राष्ट्रीय पार्टी देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अभी वर्तमान समय में नहीं है, पार्टी खत्म हो गया। लिखा है टीएमसी। यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी और इसे 16 इसमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। इस पार्टी का चुनाव प्रतीक पुष्प और तुष्ण है, यानी इस अब ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा है लेकिन वर्तमान समय में नहीं है। दूसरा है आपका बहुजन समाज पार्टी। यह है आपका स्वर्गीय बहुजन काशीराम के नेतृत्व में 1983 ईस्वी में गठबंधन का चुनाव चिन्ह हाथी है। अगला है भारतीय जनता पार्टी। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 ईस्वी में गठित किए थे, 1980 ईस्वी में पुनर्जीवित कर भारतीय जनता पार्टी में इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल था। समग्र मानवता के जो संबंधित है वो दीननाथ उपाध्याय और अंत्योदय कार्यक्रम के जनक दीननाथ उपाध्याय। एकात्मक मानवतावाद है। अब कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं है आपका सीपीआई, तो इन्हें 1925 में गठन किया गया था। यह मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टी है। चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली और हंसिया। इस पार्टी में सीपीआई की पार्टी है। अगला पार्टी ने 1964 ईस्वी में फूट हुई, जिससे माकपा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद यानी सीपीआईएम निकल गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी एमपी सीपीआईएम, इसकी स्थापना 1964 में। इसकी स्थापना चिन्ह हंसिया हथौड़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहते हैं और यह दुनिया के पुराने दलों में से एक है। इसका गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। पंजाब। अब है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। यह पार्टी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 ईस्वी में बनी थी। अब आते हैं आम आदमी पार्टी। इसकी स्थापना 2012 में अरविंद केजरीवाल ने किया था। ये राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय क्षेत्र में, इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में पीएस संगमा ने एनसीपी से निष्कासन के बाद किया। पूर्वोत्तर भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने राष्ट्रीय दर्जा मिला है। इसका चुनाव चिन्ह किताब है। वर्तमान समय में 6 राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी, फूल 1980 में निर्माण हुआ था। कांग्रेस, पंजा 1985 में, सीपीआईएम, हंसिया हथौड़ा 1964, आप झाड़ू 1912, नेशनल पीपुल्स पार्टी किताब 2013, बहुजन समाज पार्टी हाथी 1984। इसके बाद है बिहार की क्षेत्रीय पार्टी जनता पार्टी 1949 में बना था और राष्ट्रीय जनता दल 1998। ये हो गया 9th 10th का आपका खत्म हो गया। ऐसे ही और कुछ डालेंगे, समझ गए। थैंक यू।